दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम्य कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक है। ठीक है, कह रहे कक्षा का अवलोकन है, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण है, छात्रों का लिखित कार्य है, या संचय और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड है, या रुचि परीक्षा है। ठीक है, देखो कक्षा का अवलोकन करने से क्या होगा, निदान कर सकते हो, पता चल जाएगा इससे कि आपको कौन सा किस में कहाँ पर कब बच्चे में कौन सी कमी है। ठीक है, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने से आपका निदान नहीं हो सकता, छात्रों को लिखित परीक्षा से भी नहीं होगा, ना ही संचय और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड से होगा। उनकी रुचि से होगा कि उनकी रुचि किस में है। निदान पता कर लिया रुचि किस में, ये हो गया निदान। अब उस रुचि के अनुसार उनको पढ़ा देना या शिक्षण दे देना, ये हो गया आपका उपचार। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, 1 और 5 में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, पूरा क्वेश्चन आ गया आपका। कहता है कि इस्माइल एक प्राथमिक गणित शिक्षक है, अपने छात्र के पिछले ज्ञान को समझने के लिए हमेशा पहले कुछ गतिविधियों को अंजाम देता है। ठीक है, यानी कि उसका ज्ञान पिछले ज्ञान को समझना, यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाह रहा है वो। तो पहले पूर्व ज्ञान को समझने के लिए वो गतिविधियों का अंजाम देता है। छात्र के प्रदर्शन के आधार पर वे अगली अवधारणा के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, फैसला करता है, या पिछली अवधारणा को संशोधित कर और समेकित करता है और फिर अगली अवधारणा पर जाता है। तो गणित के शिक्षक के रूप में इस्माइल क्या है, कह रहे आकलन के एक रैखिक मॉडल का अनुसरण करना, जिसमें योजना बनाना, किसी विषय को पढ़ाना और शिक्षण प्रकरण का आकलन करना शामिल है। कह रहे बहुत समय बर्बाद करना चाहिए। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। टॉपिक को पूरा करने के बाद ही असेसमेंट करना। ही शब्द आ गया, जोर दे के बात कर रहा है। मैंने बताया था ही आ जाए, सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, सीटेट में आप ऑप्शन काट दीजिए। कह रहे हैं मूल्यांकन के चक्रीय तरीके का अनुसरण करना। बिल्कुल ऑप्शन आपका ये भी ठीक था, लेकिन ये क्या कह रहा है, मूल्यांकन के चक्रीय तरीके का अनुसरण करना, जिसमें छात्रों के सीखने के माहौल में सुधार के लिए मूल्यांकन के माध्यम से जानकारी एकत्र करना शामिल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहकर्मी मूल्यांकन के लिए सही है। कह रहा है इसमें छात्र का आकलन करना और उनके साथियों के काम पर प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है। यह जोड़े या समूह में नहीं किया जा सकता, ये योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। या डी, ये सीखने, रुचियों और दृष्टिकोण के बच्चे के स्वयं के आकलन को संदर्भित करता है। देखो कितना अच्छा ऑप्शन मिला। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आता है तो अब भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कहता है कि गणितीय अवधारणा के बच्चों के पिछले ज्ञान का आकलन करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गणितीय तथ्यों को याद, मैंने बताया था याद शब्द आ जाएगा, गलत हो जाएगा, बच्चा याद नहीं करेगा। कहता है कि गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है, हो सकता है। ये योगात्मक मूल्यांकन में सहायक है, होता है। योगात्मक मूल्यांकन में भाई पिछले ज्ञान का आकलन करना महत्वपूर्ण है, तो योगात्मक के लिए थोड़ी ना होगा। कह रहा है गणितीय अवधारणा प्रकृति में पदानुक्रमित है। देखो अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है, या गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में पदानुक्रमित है। तो गणितीय अवधारणाएं जो हैं प्रकृति में क्या है, पदानुक्रमित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 35 पूरा ले लेते हैं। ठीक, कहता है कि डैश के अनुसार गणित में कक्षा, यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, गणित में कक्षा आधारित आकलन के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। ठीक है, गणित में कक्षा आधारित आकलन करना है। ठीक है, कह रहा है ये केवल छात्रों के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि फीडबैक प्रदान करने के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि आकलन काय के लिए किया जाता है, निदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आप पकड़ लीजिए।
कहता है कि ये छात्र को कक्षा में रैंक, देखो मैंने बताया था कि बच्चों को रैंक के अनुसार नहीं बनाना है, यहाँ ही बच्चों को रैंक पे रखना है। ये गणितीय निर्देशों का हिस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बल्कि अलग से किया जाना चाहिए, अलग से नहीं किया जाना चाहिए। ये तो अधिगम का हिस्सा ही है ना, उसी में किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में स्व मूल्यांकन संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। भाई कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये केवल छात्रों के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि फीडबैक प्रदान करने के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है कि बच्चों की गणितीय सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त होगा। देखो गणितीय सोच का आकलन करना है तो हमें कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है, खुला अंत वाला, खुला अंत वाला प्रश्न ढूंढना है। ठीक है, कह रहे हैं हल करें। देखो केवल इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा, बंद अंत वाला प्रश्न है, ये नहीं होगा हमारा। हल करें कि यदि एक फल की कीमत 4 रुपये 25 पैसे है तो आधा किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, इसका भी एक ही उत्तर होगा, ये भी बंद अंत वाला है। कह रहा है कि यदि 4.25 को 0 और 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या गुणनफल 4.25 से कम या अधिक है। ठीक है, तो इसने देखो इसका भी एक ही उत्तर आएगा। कह रहा है 0 और 1 के बीच में की संख्या से गुणा करो। ठीक, कहता है कि समझाइए कि 4.25 को 0.5 से गुणा करने के मानक एल्गोरिथम की व्याख्या करें। देखो केवल इससे गुणा कर देंगे क्या होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही उत्तर मिलेगा। लेकिन 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बेस्ट है मेरे हिसाब से। हो तो ये भी सकता है कि व्याख्या करें तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे ये बोल दिया कि समझाइए कि 4.25 को 0.5 से गुणा करने के मानक एल्गोरिथम की व्याख्या करें। हो तो ये भी सकता है, फिलहाल सी भी ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है। कह रहा है गणितीय खेलों का आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह खेलना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है ऑप्शन। कह रहा है गणितीय खेल बच्चों के अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। यह कहता है कि बच्चों में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ये नहीं होगा। यानी कि ए और सी किस में है आपका, ए और सी बी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 37 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संसाधन गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे न्यूनतम योगदान देने वाला माना जाता है। देखो सबसे न्यूनतम बोल रहा है, यानी कि नहीं, निगेटिव वाला ऑप्शन चाहिए हमें। ठीक है, कह रहा है कहानियाँ और किस्से जिसमें संख्यात्मक पहलियाँ सम्मिलित हों, ये तो ऑप्शन ठीक है। गणना और परिकलन का पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान, ये भी ऑप्शन ठीक है। शिल्प उपकरण जिनमें आकृतियों और सारणियों को सम्मिलित हों, ये भी ठीक है। लेकिन कह रहा रटकर याद करने की विधियाँ, मैंने बताया था आप लोगों को रटना मना है सीटेट में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और कहता है कि मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, इकाई के स्थान पर अंक का क्रमिक अभाज्य संख्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणा संख्या बताइए। ठीक है, देखो इसे हम ऑप्शन से ठीक करते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और वैसे करेंगे अगर सॉल्यूशन के हिसाब से तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ठीक, कहता है कि मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, देखो सारी 2 अंकों की संख्या है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ठीक है। कह रहा है धाई के जो स्थान पर अंक है वो इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद ही और एक। ठीक है, यानी कि कहाँ से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रमिक अभाज्य संख्याएं, देखो 3 के 5 5 ठीक है, 5 के बाद 7 ठीक है, 2 के बाद 3 ठीक है, लेकिन 1 के बाद 3 गलत, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। ऑप्शन नंबर बी कट गया आपका। फिर कहता है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणा जाए, तो 5 और 3 8, 7, 5, 12 अंकों का योग कर लो, 3 और 2 5। ठीक है, देखो ये 4 का गुणज तो है, लेकिन 3 का गुणज नहीं है, ये तो किसी का गुणज नहीं है। देखो 3 का भी गुणज है, ये 4 का भी गुणज है, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाने की संभावना है। ठीक है, 39 क्वेश्चन।
ठीक, पूरा आ गया ये। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित और उसके शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण से मेल खाता है। ठीक है, कहता है कि गणित चिंतन का एक तरीका है, बिल्कुल ठीक है। परिकलन सारे गणित का सार है। गणित में शिक्षार्थियों में आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की जाए या गणित में नियमित परीक्षाएं समस्या समाधान के कौशल के विकास की ओर अग्रसर होती हैं। देखो, नियमित परीक्षाएं बच्चों से नहीं लेना है, ना ही गणाकार प्रतियोगिता लेना है, ना ही परिकलन देखना है। कलन और कलन विधि और परिकलन संबंधी चीज़ें प्राथमिक कक्षा में नहीं चलेंगी, यानी कि गणित चिंतन का एक क्या है, तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कहता है कि बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता डैश करने के लिए निरूपण कौन सा सबसे अच्छा क्रम है। मैंने आपको बताया था कि सबसे बच्चा कैसे देखकर, यानी कि देखकर छूकर सीखता है, यानी कि ठोस चीज़ों को, फिर चित्र से और फिर प्रतीक से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।